नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट आई थिंक। यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। आई थिंक अब चल रहा है। हाँ, नहीं नहीं, चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। थोड़ा सा कोऑपरेट करो, इंटरनेट का जो इशू है। अरे सर, प्रैंक कर रहे हैं क्या? मैं क्यों प्रैंक करूंगा? ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हो सकता है, लेकिन चल रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है। देखो एक बार चेक करो, पीछे बैक जाकर फिर से आ जाओ। नहीं सर, परफेक्ट है, जय बिहार। ठीक है। पटना का भी यही हाल है, बिहार में एक एक सिटी का ये हाल है। बनाइए इसको, ठीक है। हाँ जी, आपको वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस निकालना है फॉर विच सोर्स विल ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू द लोड। ठीक है, उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है, कितना होगा ये, GOC 18 है, GOC 18। ठीक है, ओके। संयम FB पे ले लूंगा तो क्या इंटरनेट FB में नहीं चाहिए क्या? FB का कुछ लेना देना नहीं है ना, हमारा ऐप खराब थोड़ी ना है, इंटरनेट का इशू है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जेडएल की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेडएल, जिसके वजह से मैक्सिमम पावर आपको मिले यहाँ पे, कहाँ पे, लोड के अक्रॉस। ठीक है, हाँ जी, आया आंसर किसी का? विशाल का -0.5 -0.5 जे, ओके। सर वो डिपेंडेंट करेंट सोर्स 2V1 है क्या? 2VL है, V1 नहीं है, VL इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, उसके बराबर है। VL है ये, V1 नहीं है, दिस इज VL, L है। और VL यहाँ का है, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। शुभम 0.5 + 0.5 जे। अच्छा, और लोग निकालो भाई। 0.5 - 0.5 जे। 0.5 + 0.5 जे किस किस का आ रहा है? हाँ ले लो ना, ओमेगा की जरूरत क्यों आप पड़ रही है? यहाँ जब हम रिएक्टेंस दे ही दिए हैं J1 - J1, तो ओमेगा की जरूरत ही नहीं है ना। शुभम दिवाकर 0.5 - 0.5 जे प्लस किसका आ रहा है? 0.5 + 0.5 जे किसका आ रहा है? हम्म, ओके ओके। VTH निकालो, VTH निकाल सकते हो?
जिसका भी ZL इज इक्वल टू 0.5 माइनस J0.5 आ रहा है। एक तो ये आ रहा है और दूसरा किसी का आया है प्लस में भी। तो जो प्लस ला रहे हैं ना ZTH इज इक्वल टू 0.5 प्लस J0.5, जो ये ला रहे हैं ना, ये आपका थेवेनिन इंपीडेंस है अक्रॉस दिस। In order to get the maximum power from source to load, the Thevenin impedance, or you can say load impedance, will be the conjugate of Thevenin impedance. That means if Thevenin impedance is 0.5 plus J0.5, तो ZL कितना होगा? ZL will be 0.5 minus J0.5 not plus। तो जो प्लस कर रहे हैं ना उनको ऑप्शन ए में ही प्लस मिलेगा और वो टिक करके आएंगे और बोलेंगे सर सारा चीज तो हमने सही किया, उसके बाद भी गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, ऐसा मिस हो गया कुछ। ठीक है, तो वो जो मिस हो रहा है ना, संतोष को ही बोल रहा हूं, जो मिस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये तो निकाल लिया, अब इसका VTH निकालो ना एक बार। VTH निकालो, VTH अक्रॉस ZL। ठीक है, ZL को रिमूव करके वहां का वोल्टेज निकालो जरा। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन तो इतना ही था, लेकिन मुझे VTH भी निकालो। कोई दिक्कत है क्या? निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? VTH नहीं निकल सकता? होमवर्क दे दूं VTH का? VTH निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा। आपको यहां से करंट I मानना पड़ेगा, तो I और 2VL ये दोनों इसमें जाएगा, I प्लस 2VL। एक बार आपका KVL इक्वेशन इससे बनेगा, एक बार KVL इक्वेशन इससे बनेगा, फिर उस हिसाब से आप I निकालोगे और I निकालने के बाद VL निकलेगा और उस हिसाब से फिर यहाँ का नोड वोल्टेज निकलेगा। तो इट विल टेक टाइम। मैं एक स्टेप दे दिया, इसको आप होमवर्क में रख लेना। मैं अब जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस चीज को समझो, ठीक है ना। तो जो जिसका भी ZL इज इक्वल टू निकल जाएगा सर, आसान है, VL के टर्म्स में आ रहा है। VL के टर्म्स में नहीं लाना ना अपने को, VL के टर्म्स में नहीं लाना है, ठीक है, VL के टर्म्स में नहीं लाना है। यहाँ का नोड वोल्टेज VL है, यहाँ का V मानोगे और उसके बाद आप नोडल लगाओगे, यही करोगे ना। तो VL के टर्म्स में नहीं निकालना है, VL आपको निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VL। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको होमवर्क में रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, इसको होमवर्क में कर लेना कि फाइंड VTH ऑल्सो। तो देखो मैं इसमें क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो समझो। ऑब्वियसली यहां ध्यान से देखिए, आपको ये निकालना था ना कि ZL इज इक्वल टू कितना होगा इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो जो डीसी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई डीसी सर्किट है जिसका वोल्टेज V है और कोई भी आपका जो सर्किट होगा डीसी सर्किट, उसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH में कन्वर्ट कर सकते हो और यहां पे भी आपको जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ RL मिलता है और ये वेरिएबल होता है। दैट मीन्स कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में आपको कोई इशू नहीं आता है। आप इजिली क्या करते हो, VTH फाइंड कर लेते हो। कैसे? आप उस लोड को रिमूव करते हो जहां पे निकालना है, रिमूव करने के बाद उसके अक्रॉस VTH निकाल लेते हो, VTH निकाल लेते हो किसी भी तरह से, जो भी आप स्टेप लो। फिर RTH के लिए आप क्या करते हो, वोल्टेज सोर्स, जो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हो, करंट सोर्स को, आइडियल करंट सोर्स को ओपन कर देते हो। और अगर प्रैक्टिकल है तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी लग जाता है और RTH आप फाइंड कर लेते हो। और जब भी आपका डेड सर्किट होगा विद डिपेंडेंट सोर्स, तो उसमें आप टेस्ट वोल्टेज लगा के RTH फाइंड कर लेते हो। जो भी आपका स्टेप है सेम। यहां पे भी आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आएगा कि ये VTH हो गया और ये ZTH हो गया, विच विल बी द RTH प्लस JXTH, इस फॉर्म में होगा। और यहां लोड आपका या तो RL हो सकता है या फिर ZL हो सकता है, इस तरह से RL प्लस JXL के फॉर्म में। मतलब लोड जो होगा मे बी प्योरली रेसिस्टिव या फिर आपका इंपीडेंस के बराबर होगा, लेकिन आपका जो सर्किट होगा, सर्किट का आप ZTH निकालोगे हमेशा ये RTH प्लस माइनस भी हो सकता है JXTH, उसी तरह से RL प्लस माइनस JXL, इसी के फॉर्म में होगा और तो कुछ होगा नहीं। अब देखो जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है, तो लोड हमारा वेरी कर रहा है, वो अप्लाई कब होता है, जब आपका वेरिएबल लोड लगा हो। वेरिएबल लोड नहीं है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कोई भी फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, लोड हमारा वेरी होना चाहिए, ठीक है। अभी कमेंट स्टॉप कर दो, ठीक है, कमेंट स्टॉप कर दो।
जो बता रहा हूं वो पढ़ो, है ना। तो लोड आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल, तभी जाके आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा सकते हो। अगर लोड फिक्स्ड हो गया तो फिर वो हम नहीं लगा सकते, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये RL हो या ZL हो, इसको आपको वेरी करते हैं। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उस वैल्यू ऑफ RL या ZL के बारे में बताओ जिस टाइम में यहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। पॉइंट यही है। तो आप देखो ध्यान से, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं, आपको सोचने का थोड़ा तरीका बता रहा हूं। वो जो इक्वेशन निकालते हो वो छोड़ दो, वो तो ठीक है अपने जगह पे जो भी है। ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो यहां देखिए डीसी सर्किट में क्या हो रहा है, ये आपका वेरिएबल है। आपसे पूछेंगे कितना RL का वैल्यू होना चाहिए, आप सीधे बोल दोगे 5 ओम होना चाहिए सर, जिसकी वजह से यहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब RL इज इक्वल टू 1 लोगे उस टाइम में आप पावर निकालो, RL इज इक्वल टू 2 लोगे उस टाइम में पावर निकालो, RL इज इक्वल टू 3 लोगे उस टाइम में आप पावर निकालो। उस तरह से निकालते जाओगे तो आपको दिखेगा कि RL इज इक्वल टू 5 पे जो आपको पावर मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन जो है वो पावर जो है डिपेंड कर रहा है आपका एक तो करंट पे और दूसरा RL पे भी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब आपका RL फिक्स्ड होगा तब आप बोल सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन यहां पे RL भी वेरी कर रहा है और RL वेरी करेगा तो उस हिसाब से यहां पे करंट भी वेरी करेगा। तो दोनों वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि एक ही वेरिएबल है। तो किस वैल्यू ऑफ करंट के लिए RL आपका, किस वैल्यू ऑफ RL के लिए करंट मैक्सिमम होगा, करंट जिस वैल्यू ऑफ RL के लिए मैक्सिमम हो जाएगा उसी में आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो वो हम लोग जो निकालते हैं पूरा dP/dRL करके और उस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनली हमको मिलता है RL इज इक्वल टू RTh। उस पे हम बात नहीं करेंगे। ओवरऑल जब आप AC सर्किट की बात करो तो AC सर्किट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं दे देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, उससे आपका टोटल चीज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी मैक्सिमम पावर आए आपको क्या करना है वो आपको मैं नोट लिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा उससे, ठीक है। देखो लिख लो, नोट लिख लो, ठीक है। नोट में पहला पॉइंट लिख लो, किसी भी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VTh इन सीरीज विथ ZTh। अब ये जो ZTh होगा वो कैसा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और यहां पे आपका पहला केस जो होगा, मान लीजिए आपका ZL इज इक्वल टू RL प्लस माइनस JXL, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब बताओ मेरे को ओवरऑल अगर इंपीडेंस आपको कम करना है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको ZL वेरिएबल है, ये ZL क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल किस टाइप से हो सकता है, सिर्फ RL वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ XL वेरिएबल हो सकता है, या पूरा ZL वेरिएबल हो सकता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। इसमें जो केस पॉसिबल है वो कैसा पॉसिबल है, सिर्फ आपका RL अगर वेरिएबल है, पहला केस, सिर्फ आपका XL वेरिएबल है, या फिर टोटल ZL वेरिएबल है। यही 3 केस पॉसिबल है, इसके अलावा तो कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, चीजों को समझना जरूरी है कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो ऑटोमेटिक आप निकालोगे। समझो चीजों को, इसको हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम इसको और इसको देखते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि यहां पे आपको मैक्सिमम पावर आपको चाहिए, यहां पे मैक्सिमम पावर आपको चाहिए, ये आपका क्या है, डिमांड है, मैक्सिमम पावर आपको यहां चाहिए, क्या इसको आप चेंज कर सकते हो, क्या आपके हाथ में है, नहीं। हमेशा किसी भी सर्किट का ZTh क्या होता है, ZTh हमेशा कांस्टेंट होता है, ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट मींस कि अगर कोई सर्किट का ZTh निकाल रहे हैं 5 प्लस J10, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा वैसे ही रहेगा। क्लियर? चेंज क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, इसका सिर्फ RL चेंज हो सकता है, या फिर सिर्फ XL चेंज हो सकता है, या फिर पूरा ZL चेंज हो सकता है, मतलब RL और XL दोनों चेंज हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। अब मुझे बताओ कि ये सर्किट है, इसमें हमको पावर मैक्सिमम कहां चाहिए, यहां पे। पावर मैक्सिमम होने के लिए करंट कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली करंट मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि करंट जब तक मैक्सिमम नहीं होगा उस केस में यहां पे I² इंटू RL करोगे, नहीं हो सकता। तो करंट मैक्सिमम हमको करना है, करंट मैक्सिमम कब हो सकता है, तो देखो ये तो चेंज नहीं कर पाओगे, इसको तो चेंज नहीं कर सकते,
लेकिन इसको चेंज कर सकते हो। कब कब कौन सा चेंज होगा वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, जब आपका आरएल सिर्फ वेरिएबल है, सिर्फ आरएल वेरिएबल है, इसको हम बाद में लेते हैं। एक्सेल वेरिएबल है, एक्सेल वेरिएबल है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? देखो ओवरऑल यहां पे आई है, आई इज इक्वल टू क्या होगा? वी अपॉन जेड इनपुट। यहां से जो इनपुट इंपीडेंस होगा वही आई के बराबर होगा, वी अपॉन जेड इनपुट। अब जेड इनपुट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके ये मैक्सिमम होगा। जेड इनपुट मिनिमम होने का कंडीशन देखो, अगर सिर्फ एक्सेल वेरिएबल है, सपोज करो एक्सेल वेरिएबल है, इसको ही प्लस में रखो, इसको ही प्लस में, माइनस होने सब समझ में आ जाएगा अपने को। एक्सेल अगर वेरिएबल है, ठीक है, एक्सेल वेरिएबल है, तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल इंपीडेंस को हमको कम करना है, तो एक्सेल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? एक्सेल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ओवरऑल इंपीडेंस को हमको जितना मिनिमम कर सकते हैं करना है, तो एक्सेल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो आप सीधे देख के बोलोगे कि सर एक्सेल इज इक्वल टू अगर माइनस ऑफ एक्स टी एच हो जाए, एक्सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एच हो जाए, तो क्या होगा? ओवरऑल इंपीडेंस जब हम निकालेंगे तो आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच प्लस आर एल माइनस जे एक्स टी एच। तो जे एक्स टी एच और माइनस जे एक्स टी एच कट गया, तो इनपुट इंपीडेंस को जितना कम करना था हम कर लिए। तो कंडीशन क्या हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम पावर लगाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेल वेरिएबल है, तो उस केस में जो एक्सेल का वैल्यू होना चाहिए वो अपोजिट, निगेटिव ऑफ जो भी आपका एक्स टी एच है उससे। अगर वहां प्लस J5 है तो यहां कितना होना चाहिए? माइनस J5। यहां प्लस J2 है तो यहां कितना होना चाहिए? माइनस J2। तभी जाके ये इंपीडेंस को आप मिनिमम कर सकते हो। देखो RL और RTS तो चेंज नहीं होगा, XTH चेंज नहीं होगा। हम क्या बोले? सिर्फ एक्सेल वेरिएबल है, सिर्फ एक्सेल वेरिएबल है, दैट मींस RL फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी को वेरी कर पाओगे ना, तो इसको कितना वेरी करें कि ओवरऑल इंपीडेंस क्या हो जाए? सबसे कम। तो ओवरऑल इंपीडेंस कम करने के लिए अगर हम इसको निगेटिव ऑफ इस ये जो XTH है उससे कर देंगे, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ओवरऑल आपका इंपीडेंस क्या हो जाएगा? कम, करंट बढ़ गया, मैक्सिमम पावर मिल जाएगा, I स्क्वायर R। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुआ? जब एक्सेल आपका वेरिएबल है तो एक्सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ XTH। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी मैक्सिमम पावर की बात करें, ऑलवेज ट्राई टू मेक द रिएक्टिव कंपोनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि रिएक्टिव कंपोनेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसको 0 करने का कोशिश करो। चेंज हो रहा है तो, अगर फिक्स्ड है तो नहीं कर सकते। अगर XTH ये एक्सेल फिक्स होता, ये भी फिक्स होता, फिर तो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां एक्सेल वेरिएबल है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम एक्सेल को चेंज कर सकते हैं, तो हम चेंज करके किसके बराबर कर देंगे? इसके बराबर जैसे ही करेंगे ओवरऑल इंपीडेंस कम हो जाएगा। तो हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट जो है उसको, जे टर्म को 0 करना हमारा पहला ये होगा टारगेट। लेकिन उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमको अलाउ करना चाहिए चेंज करने का। अगर ये अलाउ नहीं करेगा, फिक्स होगा, तो हम नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, तो जब एक्सेल आपका वेरिएबल होगा उस टाइम में आप एक्सेल इज इक्वल टू माइनस XTH करने की कोशिश करो। मतलब यहां पे 5 प्लस J5 है, तो यहां कितना होना चाहिए? मान लो ये 10 है तो ये होना चाहिए माइनस J5, ताकि प्लस J5 माइनस J5 कैंसिल हो जाए और 5 प्लस 10 15 आपका पूरा ZTH है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ सिर्फ RL वेरिएबल है, तो ये वाला केस RL वेरिएबल है। अब देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये एक्सेल फिक्स्ड हो गया, ये तो फिक्स्ड है ही। अब सिर्फ RL वेरिएबल है, तो RL जब वेरिएबल है तो आप मुझे बताओ, ये सर्किट को मैं ऐसे अगर बना दूं तो कोई दिक्कत? ये ZTH हो गया इज इक्वल टू RTH प्लस JXTH। ठीक है, और उसके साथ आपका ये एक बॉक्स और अलग से कर दूं XL का, और फिर एक यहां पे मैं RL लगा दूं और बोलो कि सिर्फ RL वेरिएबल है। यही तो है क्वेश्चन। मतलब ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, एक्सेल भी आपका फिक्स होगा इस केस में। RL जब वेरिएबल होगा, सिर्फ और सिर्फ RL वेरिएबल है, उस केस में आप क्या कोशिश कर सकते हो? आपके पास कुछ हाथ में है ही नहीं, आपके पास कुछ भी हाथ में नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो देखो ये ओवरऑल जो आपका जो निकलेगा ना, यहां पे इसका पूरा सम निकालो, इसका पूरा सम निकालो,
वो उसको तुम Z1 डैश बोल दो। तो RL जो होना चाहिए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 डैश। Z1 बोल दो, Z1 डैश नहीं। दैट मीन्स कि यहां पे मान लो अगर 5 प्लस J5 है और XL इज इक्वल टू J10 है, तो 5 प्लस J5 प्लस J10 कितना हुआ 5 प्लस J15। तो जो भी आपका इक्विवेलेंट यहां पे आएगा 5 प्लस J15, RL की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ 5 प्लस J15, एंगल मत लेना, प्योरली रियल होना चाहिए RL की वैल्यू। तो RL इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी आपका इक्विवेलेंट यहां पे बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड आप लीजिएगा, वही RL की वैल्यू होगी और पावर आप निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तीसरा केस जो होगा कि जब आपका ZL वेरिएबल होगा, ZL वेरिएबल होगा मतलब कि आपका RL भी वेरिएबल है, XL भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल। तो जब ये केस आएगा तो उस केस में मैं आपको बोला XL देखो वेरिएबल है, मतलब कि ये वाला केस हो गया। तो पहला तो ये हो जाएगा कि XL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस ऑफ XTH, जो भी हो XL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस ऑफ XTH, ये पहला हमें मिल रहा है। और दूसरा RL इज इक्वल टू RTH, ये हम DC में भी पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि ZL इज इक्वल टू यहां पे जो मिलेगा वो ZTH का कंजुगेट मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमको याद क्या रखना है, ओवरऑल याद रखना है कि जब आपका सिर्फ और सिर्फ RL वेरिएबल हो, जब आपका सिर्फ और सिर्फ RL वेरिएबल हो तो उस केस में आपको RL विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इंपीडेंस। टोटल इंपीडेंस बोला हूं, जो भी सर्किट का टोटल इंपीडेंस होगा। ठीक है, समझ गए। अब जब आपका सिर्फ और सिर्फ XL वेरिएबल होगा, जब आपका सिर्फ और सिर्फ XL वेरिएबल होगा तो XL इज इक्वल टू माइनस XTH, और जब ZL वेरिएबल होगा तो ZL इज इक्वल टू ZTH का कंजुगेट करना। तो यही तीन केस पॉसिबल है। तो हमारा टारगेट हमेशा होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो रिएक्टिव कंपोनेंट है J टर्म है उसको जितना मिनिमम कर सकते हो कर दो, जितना मिनिमम कर सकते हो कर दो। समझ में आ रहा है? तो जितना मिनिमम आप कर सकते हो उतना कर लो, और उसके बाद जो बचता है उसमें देखो इक्वल टू RTH करके या मोड करके। ठीक है, तो इस पे हम जब क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट आपको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये सब चीज बेसिक का पार्ट है। आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा। देखो, रिएक्टिव कंपोनेंट को अगर तुमको जीरो करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस ही जिम्मेदार है, और कोई नहीं कर सकता। प्योरली रियल नंबर रिएक्टिव कंपोनेंट को जीरो नहीं कर सकता, रिएक्टिव कंपोनेंट ही रिएक्टिव कंपोनेंट को जीरो कर सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ZL इज इक्वल टू 0.5 माइनस J0.5, क्योंकि ZTH जो आपको मिलेगा ZTH विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस J0.5, ZTH आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ZL इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली ZL वेरिएबल है तो ZL इज इक्वल टू ZTH का कंजुगेट 0.5 माइनस J0.5। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ओवरऑल ये सर्किट में देखो, एक आपका VTH हो गया, एक आपको यहां पे मिलेगा 0.5 प्लस J0.5, और जो ZL है ZL की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 माइनस J0. यही मैं बता रहा था आपको। रिएक्टिव कंपोनेंट जो है J वाला उसको हमको कैंसिल करना है अगर वेरिएबल हो तो देखो ये वाला कैंसिल हो गया। ओवरऑल आपका Z इनपुट जो मिलेगा वो 1 ओम के बराबर। तो सबसे कम मिला कि नहीं, जब Z इनपुट कम मिला तो करंट आपको कैसा मिलेगा मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम मिला तो I² R आपको कैसा मिलेगा मैक्सिमम। तो ओवरऑल आपको इंपीडेंस को रिड्यूस करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप रिड्यूस अपने मर्जी से नहीं कर सकते जब तक कि वेरिएबल ना हो। अगर वेरिएबल है मींस आप रिड्यूस कर पाओगे, वेरिएबल नहीं है तो रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन जो भी आए, मैं एक और 2 क्वेश्चन लूंगा जिसमें VTH भी फाइंड करना होगा, ZTH भी फाइंड करना होगा, तो उस क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सब लोग बना चुके हो, इस क्वेश्चन को सब लोग बना चुके हो। इसमें करना क्या है, देखो अगर आपको इसको करना है ZL निकालना है तो यहां के अक्रॉस आपको क्या फाइंड करना होगा ZTH। ठीक है, अब ZTH यहां के अक्रॉस फाइंड करना है तो जब भी इंपीडेंस आप इक्विवेलेंट थेवेनिन इंपीडेंस फाइंड करते हो तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हो शॉर्ट।
ये शॉर्ट हो गया। अब यहां पे आपको देखो ये पूरा डेड सर्किट है। कैसा है? पूरा डेड सर्किट है। अब डेड सर्किट है जिसमें डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है, ऐसा कुछ लगा हुआ है, और जेटीएच हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अप्लाई कर लो एक टेस्ट वोल्टेज V, एज्यूम कर लो कि करंट I फ्लो कर रहा है। इस नोड पे देखोगे तो I और 2VL दोनों यहां आएगा, I प्लस 2VL, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां VL क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम KVL किसमें लगा लेंगे? इसमें KVL लगाएंगे। तो KVL लगाइएगा तो -V प्लस I प्लस 2VL इंटू -J1 प्लस VL इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए? V और I के बीच का इक्वेशन चाहिए, मतलब इस VL को हमको क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। इस इक्वेशन में VL को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ I, ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना होगा। VL कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, देखो यहां से निकल जाएगा ये वाला 1 ओम, देखो VL के पैरेलल में, तो VL के पैरेलल में अगर 1 ओम है तो यहां भी वोल्टेज कितना हो गया? VL ही हो गया। तो यहां करंट कितना हो गया? VL हो गया। I प्लस 2VL इधर जा रहा है तो यहां पे कितना आएगा? I माइनस VL, ठीक है। VL इज इक्वल टू I इंटू इतना, I माइनस VL इंटू J1, ओके, ठीक है। और VL इज इक्वल टू I। एक और KVL इक्वेशन हम बना सकते हैं, कहां से? माइनस VL, इसमें I प्लस 2VL, लेट मी चेक इट। कुछ गलत तो नहीं है? आई थिंक गलत तो नहीं होना चाहिए। यस, KCL आप नोड E पे दीजिए ना। KCL माइनस I माइनस JI माइनस 2J2VL प्लस VL इज इक्वल टू V। KCL अगर हम लोग कौन सा क्वेश्चन था? कोई गलत क्वेश्चन तो मैं नहीं दे दिया आपको। ओके, ठीक है। तो यहां पे एक तो इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब इस VL को हमको रिप्लेस करना है, तो इस VL को हमको रिप्लेस करने के लिए इस जगह पे आप KCL लगा दो। तो इस जगह पे KCL लगाओ या नोडल लगाओ, जैसा भी आपको मन करे लगाओ। इधर से देखो इंटर कर रहा है करंट I प्लस 2VL, तो मैं नोडल ही लगा देता हूं, नोडल एट VL, ठीक है। तो यहां देखो I प्लस 2VL अगर इसमें इंटर कर रहा है तो माइनस I प्लस 2VL। इस जगह का नोड वोल्टेज VL है तो VL अपॉन ये आपका J1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू J1। और यहां पे 1 ओम है तो VL अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये I और VL के फॉर्म में ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। यहां से VL इज इक्वल टू निकाल लीजिए, यहां से VL इज इक्वल टू निकाल लेंगे, I के फॉर्म में मिल जाएगा और उस VL को यहां पे डाल के रिप्लेस कर देंगे, तो टोटल का टोटल इक्वेशन आपका कैसा आ जाएगा? V और I के फॉर्म में। तो ओवरऑल आप V अपॉन I जब निकालोगे दिस विल बी इक्वल टू ZTH विच इज इक्वल टू 0.5 माइनस J0 प्लस J0.5। तो ZTH अगर आपका इतना आ रहा है तो ZL की बराबर वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.5 माइनस J0.5, ठीक है। तो इस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हो। रिएक्टिव कंपोनेंट को हमेशा जीरो करने की कोशिश करो अगर वेरिएबल हो तो। अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल है तो रिएक्टिव कंपोनेंट को हमेशा जीरो करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से नोडल आपको यहां लगाना है। नोडल लगाओ ना, देखो I प्लस 2VL आपका इंटर कर रहा है, VL यहां का नोड वोल्टेज होगा ना, VL यहां का नोड वोल्टेज है, तो VL अपॉन J1 और VL अपॉन 1, उस तरह से आप नोडल लगाकर ये कर सकते हो। KCL लगाओ, नोडल लगाओ, बात बराबर। यस, सेम अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो 0.5 प्लस J0.5। एनी डाउट? एनी डाउट? इस पे एक और क्वेश्चन लेंगे, मैक्सिमम पावर पे एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें थेवेनिन वगैरह भी यूज होगा, तब आपको और क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट।
कैलकुलेशन को खुद करना, ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। देखो जो नोडल आप पढ़े हो, सेम नोडल यूज हो रहा है कि नहीं, कुछ अलग हो रहा है क्या? सेम नोडल यूज हो रहा है, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गया है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से जो लोग डरते होंगे उनको लगेगा ये क्या हो गया, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से अपने को डरना नहीं है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, इसी सेम क्वेश्चन में आप एक होमवर्क ले सकते हो। अगर मैं पूछूं, किधर गया क्वेश्चन, हम्म हम्म अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन में अगर मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि बताओ पावर बैलेंस 2VL, हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछूं कि जो आपका करंट सोर्स है 2VL का, वो पावर डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, निकाल सकते हो? ये जो आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, ये निकालना है। तो इसको आप एज ए होमवर्क रखिए, ठीक है, इसको एज ए होमवर्क रखिए कि पावर एब्जॉर्ब्ड स्लैश डिलीवर्ड बाय डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, कोई भी लीनियर सर्किट में आपका रेसिप्रोसिटी अप्लीकेबल है, लेकिन वही फेजर के साथ आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। वोल्टेज को अगर हम 10 बढ़ा दिए तो इधर भी सब कोई मैग्नीट्यूड चेंज होगा, एंगल भी चेंज हो सकता है ना, ठीक है, तो वैसे अप्लाई नहीं कर सकते, विथ फेजर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे फेजर भी आ गया ना, तो वो काम मत करना कि इधर 10 वोल्ट है, अच्छा 20 इसको कर दिए तो इधर सब चीज उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, उसका एंगल चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अंदर का जो आपका ये है, तो डिपेंड करता है ना। ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसी भी लीनियर सर्किट में आपका अप्लीकेबल है, तो यहां भी होगा, क्या दिक्कत है। फेजर का सिर्फ ध्यान रखिएगा। लिखिए, इन द गिवन सर्किट जेडएल इज प्योरली रेसिस्टिव, इन द गिवन सर्किट जेडएल इज प्योरली रेसिस्टिव, in the given circuit ZL is purely resistive, the value of maximum average power across ZL, the value of maximum average power across ZL, 1/2 फैराड है। ZL is purely resistive एंड वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है, वेरिएबल भी है। फाइंड P max across ZL, निकालिए। साइंटिफिक कैल्सी का कम से कम यूज कीजिएगा, ठीक है।
कुमार ऋषभ का आंसर आ गया 2 वाट। 2 वाट इज द करेक्ट वन। संतोष कुमार 2 वाट, विशाल 2 वाट, कुमार 2 वाट। सब लोग 2 वाट, सुप्रिया 2 वाट, इंद्रनील 2 वाट। एवरीबडी गॉट द आंसर 2 वाट। यस सर, इजी वन। ओके, 2 वाट, 2 वाट। यस सर। और कोई, किसी का डिफरेंट आ रहा है? किसी का डिफरेंट आ रहा है? किसी का डिफरेंट आ रहा है? टू वाट सबका आ गया? बिल्कुल सर, 2 वाट तो आ ही जाएगा। ZTH कितना लाए हो? ZTH कितना आया है? और VTH कितना आया है? और VTH कितना आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सब लोग ले आए 2 वाट? 2 वाट सबको ले आए? ठीक है, ठीक है, सब लोग 2 वाट आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज हमको लगा कि हमने आपको ऐसी सर्किट पढ़ा दिया और जितना पढ़ाया हूं ठीक ही ठाक पढ़ा दिया हूं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अंदर से बिल्कुल भी दुखी नहीं हो रहा हूं, अंदर से खुशी ही फील हो रही है। तो 2 वाट इज द करेक्ट आंसर। फाइनल आंसर नहीं आ रहा है अनिमेश का। तो जो लोग भी 2 वाट लाए हैं अपने लिए एक बार ताली मार लो, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में आप लोग 2 वाट लाए हो तो हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है, उसके बाद ही मतलब खुद को ताली देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है। आपको बोल दिया है जेडएल कैसा है, प्योरली रेसिस्टिव है। अच्छा ठीक है, जेडएल प्योरली रेसिस्टिव है, मतलब कि ये आपका आरएल है। ठीक है, अब यहां पे हमको सबसे पहले जेडटीएच फाइंड करना है। तो जेडटीएच आप लोग सबको ही निकाले हो बहुत सही से। यहां पे रिमूव कर दो इसको। ठीक है, रिमूव कर दो। और रिमूव करने के बाद अब जेडटीएच अगर यहां से फाइंड करोगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट करके। तो 2 पैरेलल में 1 और 1/2। तो यहां देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा J2 और ये आपका 1/j ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 तो ये -J1। सही कर रहा हूं ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल। कहीं गलत होगा कैलकुलेशन तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो जेडटीएच जो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई J2/2 प्लस J2। ठीक है, और इसके साथ -J1। तो यहां पे देखिए आपको J4 इंटू 2 माइनस J2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 आएगा, -J1। ऐसा ही कुछ निकाले हो क्या? तो ये -J8 और J स्क्वायर -1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8/8 -J1। ठीक है, +J8 होगा ना। तो यहां से आपको 1 ओम का मिल गया ZTH विच इज प्योरली रेसिस्टिव। अब देखो आपने सोल्व किया, फटाक से आंसर निकाल लिया, सब चीज सही था, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सब चीज सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पे ZTH इज इक्वल टू आपको कितना आया, 1 ओम। आपसे एक सवाल है, क्या ये सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है? अगर मैं ऐसे निकालू तो क्या ये सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अगर यहां वोल्टेज दूं
और वो डेड कर दूं, तो ये पूरा जो आपका पैसिव एलिमेंट है ये रेजोनेंस पे काम कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, हाँ सर बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल काम करेगा। तो हाँ सही है, ठीक है, मतलब कि आपका प्योरली इमेजिनरी आ गया ना, उस पॉइंट को देख के हम बोल रहे हैं, चलो ठीक है ना, इतना हम निकाल लिए। अब आते हैं वीटीएच पे, अब आते हैं वीटीएच पे, ठीक है। अब आते हैं वीटीएच पे, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं था। अब चलो वीटीएच निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा ओपन हो गया ना, ये ओपन हो गया, यहां पे एक सोर्स लगा हुआ है और यहां पे वीटीएच हमको फाइंड करना है। तो सीधे हमारा वीटीएच जो मिलेगा, वीटीएच किसके, यहां पे जो वोल्टेज है वही तो मिलेगा, क्योंकि यहां तो ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि इस जगह पे क्या है, इस जगह पे करंट क्या है, जीरो, ये ओपन सर्किट है, करंट जीरो, यहां पे कुछ ड्रॉप हुआ नहीं, मतलब एक यहां ड्रॉप मिलेगा, यहां ड्रॉप सोर्स के हिसाब से। तो वीटीएच आप देखो क्या आएगा, अगर हम इसको फेजर में लिखें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई J2 बाई 2 प्लस J2, ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल सर ऐसा ही लिख सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एट एन एंगल ऑफ 90 अपॉन 2√2 एट एन एंगल ऑफ सीधे 45 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 गया, आपको 2√2 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45 आ गया वीटेज, यही आया है, ठीक है, यही आया है। और इस हिसाब से वीटीएच और आप जेटीएच निकाले हो और फाइनली आपको जो पावर मिला है वीटीएच स्क्वायर अपन 4R से करोगे तो ऑब्वियसली आपको 2 वाट आंसर मिलेगा। और उस हिसाब से आपको पहला ही ऑप्शन जो मिलेगा वो आपको ऑप्शन मिलेगा 2 वाट, और 2 वाट ऑप्शन टिक करके आप आ जाओगे और उसके बाद बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था सारा उसी से आया, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए। चलो अपने लिए ताली मारे हो तो तमाचा भी लगा लो, ठीक है। सब लोग ताली मारे थे ना अपने लिए। बिल्कुल अभिषेक थोड़ा लेट से ही आया लेकिन सही आया, अभिषेक का सही आया, अभिषेक का सही आया। एक और 1 वाट आया है किसी का, ठीक है, एक और 1 वाट आया है। जगदर्शन थोड़ा लेट ही सही लेकिन लाया है, लाया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लगा लो एक बार, तमाचा लगा ही लो अपने को, ठीक है। क्या फायदा हुआ वो 2 घंटा पढ़ाने का, जो बेसिक है, रूट तो फिर स्ट्रांग हुआ ही नहीं, रूट तो स्ट्रांग हुआ ही नहीं, सारा चीज कर लिए। अब बताओ सर बहुत आसान था, हमें कमेंट सर बहुत आसान था, कुछ नहीं था, बहुत आसान था सर, इतना आसान में जीओसी क्यों दिए? ठीक है। तो जो लोग भी 2 वाट निकाले हैं अपने आप को एक बार पीट लीजिएगा, इस तरह से यहां ला के इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, क्रॉस कर दीजिएगा, रीजन भी लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखाएंगे। तो सब चीज सही था, कोई दिक्कत नहीं था, सब चीज सही था, सिर्फ यहां पे क्या करना था, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीटीएच इन आरएमएस। क्यों आरएमएस में लेना है भाई? आरएमएस में इसलिए लेना है क्योंकि हमको वीटीएच नहीं फाइंड करना है, इसका वीटीएच का इक्वेशन नहीं फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करना हो तो नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम में लिए 2√2 आया, 2√2 cos 2t लिख सकते हैं, एट एन एंगल ऑफ 45 है तो 2√2 cos 2t प्लस 45 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमको वीटीएच का आरएमएस वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा ये टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है मैक्सिमम पावर निकालने का। तो वीटीएच जब आप ऐसे निकालोगे तो आप ऑलवेज टेक आरएमएस वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू 4/√2 मल्टीप्लाइड बाई J2 अपॉन 2 प्लस J2। जब आप ये करोगे तो आपको वीटीएच जो मिलेगा, अभी जितना मैक्सिमम मिला है मल्टीप्लाइड बाई √2 कर दीजिए, आई थिंक 4 आना चाहिए। वीटीएच आपको 2 मिलेगा, 2 एट एन एंगल ऑफ 45, और ये कैसा है आरएमएस वैल्यू। अब आप सर्किट बनाओगे 2 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45 का, यहां पे आपको जेडएल कितना है 1 ओम का है, और ये प्योरली रेजिस्टिव है। तो मैं क्या बोला, जब सिर्फ आपका आरएल हुआ या आरएल ही सिर्फ वेरिएबल होगा तो उस केस में आरएल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेटीएच। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेटीएच, तो ऑब्वियसली जेटीएच आपका प्योरली रियल नंबर है, दिस इज जेटीएच प्योरली रियल नंबर है, तो आरएल भी इक्वल टू 1 हो गया। अब उस हिसाब से P निकालेंगे तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू I² R से करो, इट विल बी इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RL,
और ये आपको मिल जाएगा 1/8। सौरभ, मेरा कब से आंसर आया था, सब 2/8 बोल रहे थे तो मैं 4 बार चेक कर लिया। हाँ ठीक है, तो अभी देखो लगभग हमको लगता है कि 15 बच्चे सीधे 2/8 लिखे थे, मुझे ध्यान में है। और जब मैं सोल्व भी कर रहा था सब हमें बता रहे थे फटफट सर ये होगा वो होगा वो होगा, और एक मिस्टेक एसी का, सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक से पूरा उनका जिंदगी बदल सकता है, पता है, पूरा जिंदगी। जहां रैंक आप अंडर 50 ला सकते थे वहां सीधे अंडर 500 चले जाओगे। एक मिस्टेक से इस 4 को 4 लिख लिए और उसके बाद निकालोगे आपको सीधे अंडर 500 लेके चला जाएगा। समझ में आया मिस्टेक? तो बेसिक चीजें ही मैं करा रहा हूं, क्योंकि आप लोग को क्या है ना, एडवांस एडवांस प्रॉब्लम करते करते ये सब आदत ही नहीं है, इसलिए मैं हमेशा छोटी छोटी चीजों को स्टूडेंट को पकड़ाता हूं, क्योंकि मिस्टेक हमेशा छोटा होता है, मिस्टेक कभी भी आपका टफ नहीं होगा। गेट एग्जाम में मिस्टेक यही छोटी छोटी होगी। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। अगर मैं आपसे पूछता कि बीटीएच का इक्वेशन बताओ, फिर आप मैक्सिमम वैल्यू लेके सोल्व करो ना, तो 2√2 कॉस, फिर लो कोई दिक्कत नहीं है, 2√2 cos 2t प्लस 45 VTH आपको वैसा इक्वेशन में आया। ठीक है, लेकिन यहां पे वो सवाल नहीं था, यहां पे वोल्टेज नहीं पूछा, यहां पे मैक्सिमम पावर पूछा है, तो हमें हमेशा आरएमएस वैल्यू लेना है। अब देखो बहुत जगह पे आप बुक में देखोगे ना, तो ऐसा रहता है P VI बाई 2 इंटू कॉस 5। कितने लोग ऐसा देखे हो बुक में, ऐसा कितने लोग देखे हो? कहां कहां आरएमएस ले, हमेशा आरएमएस लेना है। कहां कहां क्या मतलब है, हमेशा आरएमएस लेना है। सही है। हम अगर जेटीएच इज इक्वल टू ए प्लस बीजे है, तो मोड ऑफ ए प्लस बीजे, तो मोड ऑफ ए प्लस बीजे क्या हुआ, √a² प्लस b², वो भी आपका रियल नंबर ही आएगा। यस, तो ये भी हमसे सवाल पूछते हैं सर आप वी आई कॉस 5 पढ़ाए हो, और हम बुक में देखते हैं vi/2 इंटू कॉस 5 या vi cos 5/2, तो यहां जो v और i है ये मैक्सिमम वैल्यू है। वो हमेशा आपका फॉरेन बुक देख लो, चाहे वो SADQ देख लो, उसमें ऐसा ही लिखा रहता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको पता होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी करंट भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो Vm/√2 Im/√2 इज नथिंग बट vi cos 5। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन, छोटी छोटी कंफ्यूजन मत रखो। हमेशा हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, हमेशा आते हैं, और उस जगह पे हमें क्या मैं एक्सप्लेन करूं, ये छोटी सी चीज है, तो वो भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है ना? ओके, चलो इसमें और बढ़ाते हैं आपको क्वेश्चन। बताओ, अब तो आपने आरएल निकाल लिया, चलो ठीक है, अब हम आरएल को फिक्स कर दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी नहीं छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आरएल की वैल्यू निकाल लिया 1 ओम, मतलब यहां पे आपका आरएल कितना लगा हुआ है, 1 ओम। ऐसा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हमको वैल्यू जो पावर मिला वो 1 वाट मिला इस जगह पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द पावर अक्रॉस दिस आरएल। पावर आप निकालो, इस सर्किट को देख के यहां पे पावर निकालो, कितना आएगा वो निकालो, तभी तो हमको समझ में आएगा कि जो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाए हैं वो सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं। जब हम नॉर्मल क्वेश्चन में आरएल इज इक्वल टू 1 ओम लेके जब यहां मैक्सिमम पावर करेंगे तो यहां 1 वाट आना चाहिए, तो निकालिए इसको। यस सर, पावर विथ हार्मोनिक्स में बिल्कुल वहां पे vi/2 इंटू कॉस 5 इसलिए लिया जाता है क्योंकि सब साइनोसाइडल फंक्शन वीएम में रिप्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन को लो, आप छोड़ दो ये मैक्सिमम पावर। अभी इस क्वेश्चन में यहां पे पावर अक्रॉस आरएल मतलब एक्टिव पावर आपको निकालना है, निकालिए। बेस्ट तरीका क्या होगा इसको सोल्व करने का, मैं बेस्ट पूछा हूं। अगर इसको हमको थेवेनिन से नहीं जाना है, सीधे हमको एक्टिव पावर अक्रॉस आरएल निकालना है जिसकी वैल्यू 1 ओम दे रखी है, तो फिर बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है? मतलब क्वेश्चन ये हुआ पार्ट बी का, इफ आरएल इज इक्वल टू 1 ओम देन फाइंड द पावर अक्रॉस आरएल कंसीडरिंग द ओरिजिनल सर्किट।
यस, नोडल इज द बेस्ट ऑप्शन। सीधे यहाँ नोड वोल्टेज निकालो फट से, और उसके बाद नोड वोल्टेज आया उस हिसाब से करंट निकाल लेंगे, और करंट निकालने के बाद आई स्क्वायर आर करेंगे। 1 वाट आना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है। अदरवाइज जो मैक्सिमम पावर से हम निकाले हैं वो गलत हो जाएगा। तो 1 वाट आ रहा है कि नहीं वो आप क्लियर कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। इस प्रोसीजर में जाओ, नोड वोल्टेज से वीएल निकालो, और उसके बाद फिर करंट निकालो, और करंट निकालने के बाद आई स्क्वायर आर कर दो। मेश में 1 वाट आ रहा है, ठीक है अविनाश, ठीक है। नोड में, नोड में कितना, नोडल में मेश इज ऑल्सो द गुड ऑप्शन, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप करंट निकाल सकते हो, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। लेकिन वहां दो इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है ना। ठीक है, नोडल से भी 1 वाट आएगा। ठीक है, ये मैं चेक करा रहा हूं, आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। केसीएल केवीएल नोडल मेश कैसे लगाते हैं इसी सर्किट में, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम नया नया क्वेश्चन फिर जीओसी 20 लिख के इसको दे दूं। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मत देखो, एक क्वेश्चन में कितना वैरायटी ऑफ हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं या करा रहे हैं, वो मेन है। आ गया ना, ठीक है, 1 वाट आ गया। अब इसी में देखो और क्या सवाल पूछ सकता था, यही सर्किट दे देता और आपसे पूछता फाइंड द टोटल रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स। फाइंड द रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, नहीं निकाल लोगे? हाँ या ना? निकाल ही लोगे, क्योंकि रिएक्टिव पावर आपको एक क्यूएल मिलेगा, क्यूसी मिलेगा, उस हिसाब से एक्टिव पावर यहां मिला, पावर ट्रायंगल बनाएंगे, नेट रिएक्टिव पावर मिल जाएगा, उससे हम कॉम्प्लेक्स पावर भी सोर्स कितना डिलीवर कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो जो मिस्टेक कर रहे हो ना यार, मैं बता रहा हूं, गेट एग्जाम में मिस्टेक मत करना, वही छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हो। हमेशा आरएमएस लो, हमेशा आरएमएस। अगर दिक्कत हो रहा है मैक्सिमम में लेने में, मैं बोलता हूं मैक्सिमम में लेके बनाओगे तो रिस्पॉन्स मैक्सिमम आएगा। आप भूल जा रहे हो उसको आरएमएस में कन्वर्ट करना, तो पहले ही स्टेप में आरएमएस में कन्वर्ट कर लो, खत्म करो झंझट। लेकिन हमेशा आरएमएस वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा स्कोल्ड करना सीखो। छोटी छोटी चीज जो मिस्टेक करके ला रहे हो आंसर, वो ऑप्शन में नहीं होगी क्या? तुमको लगता है कि वो ऑप्शन में हम नहीं देंगे या फिर गेट कमेटी नहीं देगी? उनको भी पता है आप कहां मिस्टेक करोगे, पक्का होगा ऑप्शन, पक्का होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मैं दो क्वेश्चन लेके आपको बता दिया ओवरऑल, कि किस तरह से आपको निकालना है, किस तरह से प्रोसीड करना है। जो आप डीसी सर्किट में जितना भी क्वेश्चन सोल्व किए हो ना थेवेनिन कॉन्सेप्ट से, किसी भी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम वीटीएच और जेटीएच में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोड कैसा है। लोड अगर जेडएल है तो फिर केस जो बताया कि सिर्फ आरएल वेरिएबल है तो क्या होगा, सिर्फ एक्सएल वेरिएबल है तो क्या होगा, और सिर्फ लोड प्योरली रेसिस्टिव है तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ जो बच गया वही, आरएल वेरिएबल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो बच गया वही, एक्सेल वेरिएबल है तो एक्सेल को जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसके निगेटिव में ले लो तो वो हट जाएगा, तो इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा। ये चीज मालूम है तो उसके बाद सर्किट रिड्यूस करके आप इजिली पीमैक्स निकाल सकते हो। फिर पीमैक्स के लिए अलग से वीटीएच के स्क्वायर अपॉन 4 आरएल। अब यहां पे भी बहुत जगह पे देखना वीटीएच के स्क्वायर अपॉन 8 आरएल लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा वीटीएच स्क्वायर अपॉन 8 आरएल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो वीटीएच को हम मैक्सिमम लेता है। ठीक है, इसके वजह से 8 आरएल लिखा होता है। तो हमेशा चीजों को समझिए, ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि मैं बोला ना आपको, हम लोग ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और बुक जो पब्लिश है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड से। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड जितने ही बुक है सब लोग फेजर को मैक्सिमम वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गेट कमेटी है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, वो आरएमएस वैल्यू में रिप्रेजेंट करती है। तो जितना भी फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग आरएमएस एज्यूम करके निकालते हैं, मैक्सिमम एज्यूम करके नहीं। और जहां मैक्सिमम लिखना होता है वहां पे हम लिख देते हैं अलग से सेपरेटली कि मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 1 5 6 भी हो गया। तेरह 16 18 20 13 पे आइए।
लिखिए, अगर लिख सकते हैं तो GOC20 लिखिए। अब 3 फेज अल्टरनेटर, अच्छा 3 फेज अल्टरनेटर आ गया, इसमें कहीं 3 फेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी 3 फेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। चलो इसको मैं 3 फेज सर्किट में ही लेता हूँ, है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप बस नोट्स में इंक्लूड करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे, ये कोई क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट द क्रिएटिव क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमको जीओसी में लेना है। लेकिन इसको डिस्कस करना जरूरी है। यहाँ पे एक सवाल जब मैं पूछूंगा, उसका आंसर अगर आप दे दोगे तब हम समझेंगे कि ये मैं क्वेश्चन कराया हूं वो आपके काम का नहीं रहा, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, आपको आता होगा, ठीक है। तो यहां देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर GOC20 दे रहा हूं। GOC20 है VT इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 300 sin 100 पाई टी, 100 पाई टी प्लस 100 cos 300 पाई टी, और IT जो दिया हुआ है वो 10 cos 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3 प्लस 5 साइन 300 पाई टी प्लस पाई बाई 6 प्लस 2 साइन 500 पाई टी माइनस पाई बाई 6, ठीक है। क्वेश्चन ये है, द इनपुट वोल्टेज गिवन टू द कन्वर्टर एंड करंट ड्रॉन बाय कन्वर्टर आर शोन बिलो। इनपुट वोल्टेज एंड करंट गिवन टू द कन्वर्टर इज शोन बिलो। उसके बाद आपको निकालना है इनपुट पावर फैक्टर ऑफ कन्वर्टर विल बी व्हाट। दूसरा आपको यह भी बताना है कि लैग करेगा कि लीड करेगा। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको लिया जीओसी में कि अगर आपको लैग लीड बता पाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि चलो ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। और अगर नहीं बता पाओगे तो फिर मैं आगे देखूंगा, है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। अल्टरनेटर सुनने को कान तरस गए थे। पावर सिस्टम में अल्टरनेटर ही तो सुनोगे, ठीक है। पावर सिस्टम में तो अल्टरनेटर ही सुनोगे। पावर सिस्टम से सबसे ज़्यादा डर लगता है सबको, पावर सिस्टम और सिंक्रोनस मशीन, इन दो से बहुत डर लगता है स्टूडेंट को, और बाकी एकदम फटाफट कर लेते हैं। इंडक्शन से भी किसी किसी को डर लगता है, स्लिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, इसलिए। चलो आने दो, जीओसी आने दो पावर सिस्टम का। उसको भी कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके लिए जो बनाए हैं वो क्वेश्चन ऐसा हो कि गेट में एकदम सिमिलर टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ पाए। क्योंकि मैं तो मिलाऊंगा ना, गेट एग्जाम दूंगा तो ये 30 क्वेश्चन तो मिलाऊंगा, तो समझ में आएगा ना। PSPE मशीन लीजेंड सब्जेक्ट है, इसके बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है हम लोग का, बहुत अधूरा अधूरा लगता है लाइफ। इन 3 सब्जेक्ट के बिना ऐसा लगता है जैसे कि सुना सुना सा हो गया है। यस, पावर सिस्टम थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आसपास आपको दिखेगा। मशीन क्या है यहाँ नहीं दिखेगा, जनरेशन में दिखेगा। और मशीन में जितना डिटेल में पढ़ते हो वो भी जनरेशन में ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ रेटिंग देखते हो, पावर इतना जनरेट हो रहा है, मशीन लगा हुआ है, घूम रहा है, बस बात खत्म।
उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह उतना ज़्यादा आप नहीं देखते हो जनरेशन साइड पे। मशीन में बस यही देखते हैं हम लोग, इनपुट इतना दिया, आउटपुट इतना मिला, इस आउटपुट को ट्रांसमिट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, ये पूरा पावर सिस्टम है। सिंगल सिंगल फील होता है। ऐसे कौन सा कमिटेड हो गए हो आदित्य, ठीक है। पढ़ाई करो। ठीक है, इसका आंसर निकालिए। इस बार देखते हैं कितने लोग गलती करते हैं, इसमें भी गलती करेंगे। और जो नहीं पढ़े हुए चुपचाप मेरा शकल देख रहे हैं अभी, ट्राई भी नहीं करना चाहते, पेपर कौन गंदा करेगा। विशाल 0.32 लीड, विशाल का लीड में आ रहा है। अच्छा विशाल चेक करो एक बार। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन चेक करो एक